हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं आने वाले यूपी पीसीएस और बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने जून 2025 के करंट अफेयर्स को कवर किया था। अब इस वीडियो में मई 2025 के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू करते हैं। तो मई 2025 से करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर, पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वह है वर्ल्ड टूना डे। टूना क्या होती है? टूना एक फिश होती है जो 2 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टूना डे। इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है। और ये रिकॉग्नाइज किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बाकी 6 क्या है? एक तो जैसे जनरल असेंबली है ही, उसके अलावा जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे हम लोग जानते हैं सबसे विवादित जो संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। और उसके अलावा सेक्रेटेरिएट होता है एक। फिर एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस वर्ल्ड टूना डे को डिक्लेयर किया है। इस साल का थीम क्या था? आर ओशन, आर टूना, आर फ्यूचर। ठीक है, थीम तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगते हैं लोग। फिर उसके बाद एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव ये शुरू किसने किया है? इनिशिएटिव कौन है क्या, और शुरू किसने किया है? एफएओ ने। इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है। ग्लोबल इनिशिएटिव है दैट एम्स टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ कंट्रीज टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतना याद रखना नहीं है। और ये है किस लिए? इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अ, उसको एडवांस, उसको हेल्प करने के लिए। और टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सुधीरमान कप 2025। ये कहाँ हुआ? ये चाइना में हुआ। चाइना के किस शहर में? जियामिन, जियामिन नाम के शहर में, चाइना के। और विनर कौन रहा? विनर भी चाइना ही रहा। ठीक है, रनर अप रहा साउथ कोरिया। और ये 14th एडिशन था। ठीक है। और ये बैडमिंटन से रिलेटेड स्पोर्ट है। स्पोर्ट बैडमिंटन से रिलेटेड ये कप है। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। कौन जीता? चाइना जीता। और इट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। फिर नए चांसलर जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज। हालांकि ये इतने फेमस नहीं है। सबसे फेमस जो चांसलर रही हैं जर्मनी की वो एंजेला मर्केल रही हैं, उसके बाद और कोई इतना फेमस नहीं रहा है। बट अभी जो नए चांसलर बने हैं वो है फ्रेडरिक मर्ज मर्ज, तो ये नाम ध्यान रखेंगे। फिर ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के मामले में याद क्या करना है कि रिलीज कौन करता है? रिलीज्ड बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इससे ज्यादा कुछ और याद रखने के लायक है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट, बट ये ध्यान रख लीजिएगा चाइना जो है लीडिंग मार्केट है। और इंडिया का कितना शेयर है? इंडिया जो है अभी फिलहाल इंडिया का कैपेसिटी है 50.04 गीगावाट। 50 गीगावाट याद रखें, 04। ठीक है। और इसमें याद रखना है ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट, ग्लोबल विंड रिपोर्ट निकाला कौन है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विजिंगम पोर्ट केरला में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है विजिंगम पोर्ट। ये एक बीच में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शिप अगर इंडोनेशिया से चल रही है, इंडोनेशिया से चल चल के उसको यूएई में जाना है, और बीच में अगर फ्यूल खत्म होता है या किसी तरह की मरम्मत की जरूरत पड़ती है, किसी तरह रिपेयर की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक हब की तरह काम करेगा, जहाँ पे ये शिप जो है ये यहाँ से होके जा सकती हैं। तो पहले ये सब फैसिलिटीज जो है वो अ, श्रीलंका के पोर्ट पे होती, कोलंबो पोर्ट पे होती थी, बट अब इंडिया भी लीड कर रहा है। इसको डेवलप किसने किया है? अडानी पोर्ट्स ने डेवलप किया है, और एसईजेड लिमिटेड ने डेवलप किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये विजिंगम पोर्ट केरला में। केरला किसमें? तिरुवनंतपुरम। और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट मेगा पोर्ट है, ये और याद रखना है। चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2024 का मींस जो जून जुलाई 2025 में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर। तो ये है क्या? 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये याद रखना है। और रॉ के जो चीफ हैं आलोक जोशी, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। इनके अलावा 7 और मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा और कुछ और याद नहीं रखना है। ठीक है। पहला क्रिप्टो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया है? ये भूटान ने बनाया है। नाम से लग नहीं रहा होगा कि भूटान बहुत इंट्रोवर्ट या बहुत क्लोज्ड कंट्री है, ज्यादा नेचर पे फोकस करते हैं, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में बनाया था इन्होंने, उसमें आगे रहते हैं। तो बट ये yet it is true that first crypto tourism organization is organized by Bhutan, is
इज मेड बाय भूटान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली टू प्रमोट टूरिज्म एंड स्ट्रेंथन द डिजिटल इकोनॉमी थ्रू क्रिप्टो करेंसी। फिर नालसा के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? नालसा के चेयरमैन को नियुक्त किया गया सूर्यकांत द्वारा। और ये अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले इसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस बी आर गवई, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है फिलहाल। और ये नालसा है क्या? नालसा जो है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 39A, विच वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट बाय मिसेस इंदिरा गांधी, बाय और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है। ऑल्दो ये एक्ट तो पास हुआ 1987 में, बट इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था 5 जनवरी 1995। तो इसमें याद कर रखना है चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, और किस ईयर में नालसा एक्ट पास हुआ था, और किस आर्टिकल के अंडर में नालसा एक्ट पास हुआ है, और वो आर्टिकल पर्टिकुलर 39A किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976। फिर फर्स्ट एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? ये याद रखना है, एक तो अमान जॉर्डन में ऑर्गेनाइज हुआ है, और ये पहला है, फर्स्ट एशियन है अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एक चीज ये याद रखनी है। फिर इंडिया ने इसमें 43 मेडल्स जीते जीते हैं, थर्ड फिनिश किया है। ये ठीक है। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। फिर हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो, ये बिलीव नहीं होगा बट स्टिल सूडान जो है वो हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है विद 252% ऑफ जीडीपी, जिसने जापान को भी सरपास कर दिया। जापान भी 234.9% पे है। तो इसमें याद रखना है। अच्छा, सूडान में जो है सिविल वॉर भी चल रही है, कि वहाँ का वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो मेन आर्म्ड फोर्सेस है उसके बीच में एक सिविल वॉर चल रही है। तो ये भी ध्यान रखना है सूडान में। और हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो वाला कंट्री बन गया है। हालांकि सूडान को इतनी महत्वता नहीं दी जाती है, क्योंकि वो थोड़ा डेवलपिंग इकोनॉमी है, या बहुत ही लो रैंक्ड इकोनॉमी है। बट जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जापान का हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है विद 234%। चाइना जो है वो 96% के साथ 21st रैंक पे है। इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं है, इंडिया भी 80% भी इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो। अच्छा, डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया का जीडीपी, अगर एक एग्जांपल के लेके चलें, जो कि हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन का, कि 5 ट्रिलियन लेके चलते हैं। ठीक है, तो 5 ट्रिलियन का 80% कितना हुआ? 4 ट्रिलियन। तो इतना डेट है गवर्नमेंट के ऊपर, या ओवरऑल कंट्री के ऊपर इतना डेट है। हालांकि अभी 5 ट्रिलियन है नहीं, बट स्टिल एग्जाम्पल लेने में किया जाता है। ठीक है, तो अगले अगली न्यूज पे चलते हैं। अच्छा हाँ, और इंडिया का टारगेट भी कितना है? 50 +-1% करना है बाय 2031, विच सीम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये डेट टू जीडीपी रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही देखा है मैंने, रिड्यूस होता बहुत कम देखा है। ठीक है। और एक न्यूज इसी में जो है वो दब गया है, उसमें डिपो दर्पण पोर्टल ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और मोबाइल एप्लीकेशन किस लिए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको याद रखना है। फिर प्रोजेक्ट सिक्योर, व्हाट इज प्रोजेक्ट सिक्योर? ये इंग्लैंड इंग्लैंड ने लॉन्च किया है, किसके लिए? सेफगार्डिंग एनवायरनमेंट थ्रू क्लाइमेट एंड अर्बन रेजिलियंस इनहेंसमेंट। ये वेस्टर्न कंट्रीज अब जो है एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस कर रही हैं। पहले खूब इन्होंने एनवायरनमेंट का बहुत दोहन किया। अब जो है डेवलपिंग कंट्रीज जब डेवलप कर रही हैं, तो उसके लिए उनको एनर्जी की जरूरत है। तो अब जो है ये लोग संत बन रहे हैं, और एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक लगाया है, जिसमें इंडिया और अलग दूसरे डेवलपिंग नेशन से आने वाले जो स्टील के इंपोर्ट्स हैं, या ऐसे चीजें जिसमें बहुत कार्बन का उत्सर्जन होता है जिनको मैन्युफैक्चर करने में, उस पर एक एडिशनल टैक्स लगा रहे हैं लोग। तो इनका अपना चलता ठीक है। बट याद कर रखना, प्रोजेक्ट सिक्योर ये किसने लॉन्च किया है? ये इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। किसके लिए है ये? फॉर क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, अर्बन रेजिलियंस एनहेंसमेंट के लिए। फिर फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट वार्निंग वार्निंग सिस्टम, ये किसने डेवलप किया है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वही है जो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है। और अभी जो है 17th या आई थिंक 18th रिपोर्ट है, जो अभी 2023 में इन्होंने लॉन्च निकाली है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, दैट इज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगली न्यूज पे चलते हैं। फिर SBAAS इनिशिएटिव, ये क्या है? स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चरल एडवाइजरी सर्विसेज। ये लॉन्च किसने किया है? ये जॉइंटली बनाया गया है। इसको किसके द्वारा? इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
2025 में, अच्छा ये पहले का लिखा हुआ है लेकिन 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस BAS का? टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर एडवाइस टू फार्मर थ्रू स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज, मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, तो उसमें इस चीज को कोट किया जा सकता है। अंडर दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, क्रॉप हेल्थ, वेदर डेटा, ये सब जो है ये मोबाइल ऐप्स के द्वारा फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर दीन दर्पण पोर्टल। दीन दर्पण पोर्टल क्या है? ये डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल है, और पोर्टल मोबाइल ऐप दैट इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड ग्रेन डिपो का जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसको इनेबल करता है। बस यही याद रखना है इसमें, और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। दीप दर्पण पोर्टल किसके लिए है? ग्रेन डिपो की मॉनिटरिंग के लिए। फिर ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जैसे हम जानते हैं इंडिया में बहुत प्रेस को बहुत फ्रीडम है, और इसलिए जो है 151st रैंक पे है इंडिया 180 कंट्रीज में से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, निकालता कौन है ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ने इस इंडेक्स को रिलीज करती है। इंडिया का रैंक कितना? 151। और आसपास के जितने देश हैं, स्पेशली जो सार्क देश हैं, और जो बहुत ही जिनको बोला था इंडिया से बहुत लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी रैंक भी इंडिया से बेटर है। ठीक है। ऑफ कोर्स चाइना चाइना जो है इज द ओनली कंट्री जो मेजर कंट्री जो इंडिया से पीछे है इस मामले में, फॉर ऑब्वियस रीजंस यू नो। फिर ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, ये इनको बनाया गया है। ये 2025 में लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं, मई 2025 में, इसलिए ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, चार्लोट वॉकर, ये सिर्फ 21 साल की एज में ऑस्ट्रेलिया के यंगेस्ट MP बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में ये एज कितनी है? इंडिया में मिनिमम एज जो है वो 25 है चुनाव लड़ने के लिए, फॉर लोकसभा, 30 years फॉर राज्यसभा, एंड 21 किसके लिए है? पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। इंडिया में 21 years की एज में जो बच्चा होता है वो अभी ग्रेजुएशन करके बैठा होता है, सोच रहा होता है क्या किया क्या है उसने, उसके साथ हुआ क्या है ये। और वो चार्लोट वॉकर यंगेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के यंगेस्ट MP बने हैं 21 साल की एज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बेस्ट वुमेन फुटबॉलर, ये किसको दिया गया है? सुमैया गगुलोथ, मतलब कैसा नाम है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहते हैं, बट नाम याद रखिएगा। वर्ल्ड बेस्ट वुमेन फुटबॉलर सुमैया गुगुलोथ। ये किस, इन्होंने किया क्या है? सी है सुमैया स्कोर्ड 5 goals इन 33 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया। ओके, सो ये इंडिया की हैं। रेंज, सॉरी। फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी। तो हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी, पहले हॉक आई 360 है क्या? ये एक अमेरिकन कंपनी है। क्या करती है? प्रोवाइड मैरीटाइम सर्विलांस करती है यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। हॉक AI क्या करता है? मैरीटाइम सर्विलांस के लिए है, दैट्स ऑल। फिर ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया गया वुमेन क्रिकेट से। किसने किया है? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किया है। ट्रांसजेंडर अलाउ भी थे पहले, ये एक नई इंफॉर्मेशन है। और डिसीजन जो है ये ऑब्वियसली इन लाइन विद द ICC की पॉलिसी पर है। बस इससे ज्यादा और कुछ इसमें याद नहीं रखना है। हाँ, इंडिया का नया मिसाइल टेस्ट रेंज डेवलप किया गया है, नवदुर्गा। कहाँ पे डेवलप किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा पहले कौन सा था और अभी भी फंक्शनल है? वो है व्हीलर आइलैंड, जिसको कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। सॉरी, व्हीलर आइलैंड, जिसको APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कलाम आइलैंड नाम दिया गया है, और ये है कहाँ? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, उड़ीसा के तट पर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सुपरसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसका है? कुवैत का। और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि घना का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ब्राजील ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त करने वाले लीडर्स में से एक हो गए हैं। तो ये ऑनर दिया किसने है? आमिर, कुवैत के आमिर हैं। कौन है? शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा। ये नाम याद नहीं रखना है, बस क्या याद रखना है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर,
किसको दिया गया है? टू आर प्राइम मिनिस्टर। किसने दिया है? कुवैत ने दिया है। और इससे पहले ये किसको मिल चुका है? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जॉर्ज जॉर्ज बुश और ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स हैव रिसीव्ड दिस ऑनर। ठीक है। फिर विजिंगम पोर्ट, ये अभी हमने कवर किया था, ये केरला में है ये। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने लॉन्च किया था। सीबीआई हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन हॉक। किसके लिए? ये एक ग्लोबल साइबर क्राइम नेटवर्क के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और चिल्ड्रन का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। ठीक है। फिर फर्स्ट वेव्स समिट, ये कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो वेव्स, वेव इज नॉट लिटरली वेव, बट वेव का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? ये पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। और कहाँ किया है? ये मुंबई में किया है। फिर पोप फ्रांसिस डॉक्यूमेंट्री, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट फ्रांसिस परवोस्ट, ये इनको नया पोप नियुक्त किया गया है, क्योंकि हाल ही में पुराने जो पोप थे उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उसके बाद इनको फिर पोप डिक्लेयर किया गया है। फिर बगलिहार डैम। बगलिहार डैम इंडिया बना रहा है चिनाब रिवर पर। चिनाब रिवर ये किस स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। हालांकि कंप्लीट स्टेट नहीं है, बट स्टिल जम्मू एंड कश्मीर के वाले पार्ट में है। और ये किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान। और इससे रिलेटेड अभी जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इंदस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने से के साथ ही इंदस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या था? जो 6 रिवर्स हैं, इंक्लूडिंग द इंदस एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसमें से जो 3 अपर रिवर्स थी, उसका पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया था, और नीचे की 3 नदियों का पानी वो भारत को अलॉट किया गया था। तो उसको अभी फिलहाल सस्पेंड नहीं, अबेंस एक वर्ड यूज किया था इंडिया ने। ठीक है। वो किया गया है, तो अभी फिलहाल ये ट्रीटी सस्पेंडेड है। हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ये चीज डाल सकते हैं कि कौन सी ऐसी 3 रिवर्स हैं जिसका पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया था, और कौन सी 3 रिवर्स हैं जिसका पानी भारत को अलॉट किया गया था। फिर मिस वर्ल्ड पेजेंट 2025, ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ओपाल सुचाता थाईलैंड की है ये विनर है इसकी। गोपाल सुचाता हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, तो गोपाल सुचाता विनर है, थाईलैंड से हैं। ये यही एक पूछ सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर एज फ्रेंडली सिटी कोझिकोडे। कोझिकोडे को लिटरेचर का अवार्ड भी कुछ दिया गया था, लिटरेचर सिटी। और वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं शायद इसको, इफ आई एम नॉट, नहीं, वेनिस ऑफ द ईस्ट एलापुजा को कहते हैं। कोझिकोडे को लिटरेचर का सिटी का भी अवार्ड दिया गया था। अब एज फ्रेंडली सिटी का अवार्ड भी दिया गया है। और ये किसने दिया है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ठीक है। दैट इज ऑल वी नीड टू नो। फिर एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क कहाँ खुला है? छत्तीसगढ़ में। इससे ज्यादा और कुछ और याद नहीं रखना है। एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क कहाँ? छत्तीसगढ़। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या याद रखना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता कौन है? यूएनडीपी। यूएनडीपी निकालता है, इसके अलावा और कुछ और याद नहीं रखना है। यूएनडीपी निकालता है। इंडिया का रैंक बहुत खराब है, 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और इसमें जो है किस किस इंडिकेटर को लिया जाता है? देखिए, एक तो हेल्थ लिया जाता है, ठीक है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखा जाता है, फिर एजुकेशन, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट 1990 में महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं। या इट इज ऑल्सो स्ट्रेंज बट ट्रू, लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं महबूबुल हक, और भारत के इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, जिनको इसके लिए 1998 में नोबल नोबल प्राइज भी दिया गया था इकोनॉमिक्स में। तो इन दोनों ने मिलकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया था। और जिन जिन 2 देशों के इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया था, वही 2 देश जो हैं वो बहुत पीछे आते हैं। ठीक है। और भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स की है। और टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स ऑब्वियसली आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, वही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और उसी के आसपास के जो देश हैं वही रहते हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत ने लॉन्च किया था, ये कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं इसको। ये पहलगाम अटैक के रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था, और इसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो भी आगे कवर करेंगे। फिर उसके बाद इंडिया का फर्स्ट, हाँ, ये पूछ सकता है कि कब लॉन्च किया गया था, ये इस लेवल पे भी जा सकते हैं, May 7, 2025। तो ये और याद रखिएगा। फिर इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर,
चीता कहाँ से लाया गया था? चीता तो पहले अफ्रीका से लाया गया है। एशियन चीता जो है भारत में वो एक्सटेंट हो चुके हैं। एशियन चीता सिर्फ ईरान में बचे हैं। एंड पहले इंडिया का प्लान था कि ईरान से एशियन चीतास को मंगाया जाए, बट ईरान ने जो है इसमें बाद में मना कर दिया था। तो भारत ने अफ्रीकन चीतास को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट कहना वर्ड ठीक नहीं होगा। अफ्रीकन चीतास को री इंट्रोड्यूस किया है इंडियन कंडीशंस में। तो अब पहली बार इंडिया में इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि कहाँ पे है? एमपी, एमपी और राजस्थान के बीच में है। टोटल एरिया 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। 17,000 स्क्वायर किलोमीटर कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि इसराइल एज अ कंट्री, उसका टोटल एरिया 19 या 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। तो समवॉट एक कंट्री के कंपैरिजन का एरिया ये में चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश 10,500 स्क्वायर किलोमीटर और राजस्थान 6,500 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इसराइल की बात आएगी तो हारपूस ड्रोन की बात कर लेते हैं। हारपूस ड्रोन किसने डेवलप किया है? इसराइल ने डेवलप किया है। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है इसमें। फिर अरनाला। अरनाला क्या है? आईएनएस अरनाला एक वॉरशिप है। किसकी? भारत की। और ये इंडियन नेवी की शिप है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे बना है, लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, मैरीटाइम सिक्योरिटी में हेल्प करता है। इस दैट्स ऑल, ये याद रखना है बस इसमें। फिर नेक्स्ट न्यूज जो है वो है वोटान इनिशिएटिव। किसने लॉन्च किया है वोटान इनिशिएटिव? यूनाइटेड नेशन ने। और वोटान है क्या? वॉइसेस ऑफ द वल्नरेबल एंड थ्रेटेंड नेशन। सो दिस इज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन, दैट्स इट, इट्स जॉब हैज बीन डन। अपना काम कर लिया है, बाकी और कुछ इसका काम नहीं है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द वॉइस ऑफ वल्नरेबल एंड क्राइसिस हिट कंट्रीज ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, ये हाँ, ये है ऑपरेशन। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। अरेबिक अरेबिक नेम है। पता नहीं क्यों इनको अरेबिक का इतना वो है, शौक है, जबकि अरब के लोग जो है इनको कुछ भाव देते भी नहीं है। और ये वो ऑपरेशन है जो ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। इसी के बाद जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी निकल के आया था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद। ठीक है। फिर विराट कोहली ये 2011 में मई के महीने में ही विराट कोहली ने पहला टेस्ट मैच जीता था। इररिलेवेंट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दिल्ली का पहला सोलर पावर असेंबली। ये ये दिल्ली में पहली बार पहला सोलर पावर असेंबली का प्रोजेक्ट लगाया गया है। और इसमें इसका फीचर क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लीन एनर्जी यूज एंड एनर्जी सेविंग। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। दिल्ली में पहला सोलर पावर असेंबली का प्लांट लगा है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। फिर एक एआई वीडियो प्लेटफॉर्म बीम, ये किस कहाँ लॉन्च किया गया? एट गूगल। द कंपनी ऑफिशियली लॉन्च्ड बीम, द न्यू 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम दैट मेक्स वर्चुअल कन्वर्सेशन फील मोर लाइक रियल लाइफ मीटिंग। ठीक है, एआई वीडियो प्लेटफॉर्म है बीम, किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। फिर मोस्ट एफडीआई कम्स टू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर। नाम से लग नहीं रहा होगा कि सिंगापुर। और सेकंड नंबर पे जो है वो मॉरिशियस है। अब इतने छोटे छोटे देशों से इतनी ज्यादा एफडीआई आती कैसे है? इसका रीजन है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिन जिन देशों के साथ साइन किया हुआ है इंडिया ने, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर के साथ अगर साइन किया हुआ है, तो कोई कंपनी अगर सिंगापुर में टैक्स दे रही है, तो सेम कंपनी अगर इंडिया में आके पैसा लगाती है तो इंडिया में इसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, ऐसे देशों में जाके स्टैब्लिश कर लेती हैं खुद को, जहाँ पे टैक्स जो है नाम मात्र का है या 0% या बहुत नाम मात्र का है। जैसे सिंगापुर हो गया, मॉरिशियस हो गया। फिर वहां से पैसा जो है डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशंस में लेके आती हैं टैक्स बचाने के लिए। तो इसलिए एफडीआई सिंगापुर को इतना बहुत बड़ा जीडीपी वाला देश नहीं है, बट स्टिल सिंगापुर से इसलिए आता है क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का लूप होल इस्तेमाल करती हैं ये कंपनीज। फिर पुष्कर कुंभ। पुष्कर, हालांकि पुष्कर नाम से लग रहा होगा कि ये राजस्थान में है। पुष्कर इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर भारत में मौजूद है, वो पुष्कर राजस्थान में है। लेकिन पुष्कर कुंभ ये राजस्थान में नहीं लगता है, ये उत्तराखंड में लगता है। ये याद रखना है। कहाँ लगता है? केशव प्रयाग नियर माना, माना नाम की एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे लगता है। फिर जयंत नर्लिकार, ये एक साइंटिस्ट थे जो अभी 87 ईयर्स की एज में जिनकी मृत्यु हो गई है। ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं किसके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के। हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहते हैं, बैंगलोर के लिए। और यही याद रखना है और कुछ नहीं। जयंत नर्लिकर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, हु हैज डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 87। फिर साइक्लोन शक्ति। साइक्लोन शक्ति ये कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल में आया था, मई 2025 में। साइक्लोन शक्ति बे ऑफ बंगाल।
फिर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैप अंडर 19 चैंपियनशिप, ये इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को 4-3 से हरा दिया है। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। सैफ क्या है? ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के 4-3 से। फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर ने फर्स्ट रैंक पे फिनिश किया है 14 मेडल्स के साथ। ये याद रखना है किसने फिनिश किया है। मणिपुर ने फर्स्ट रैंक पे फिनिश किया है। और ये हुआ कहाँ था? एक घोघला बीच है, कहाँ पे? दीव में। दमन एंड दीव वाला जो दीव है वहां पे घोघला बीच है, वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बस इतना ही याद रखना है। फिर फंक्शनल लिटरेसी में जो है मिजोरम, मिजोरम आई थिंक मिजोरम फर्स्ट वो बन गया है स्टेट 100% लिटरेसी अचीव करने वाला। तो उससे उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। फिर एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एशियन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? टोक्यो जापान में है। ठीक है, जापान प्रमोट कर रहा है प्रोडक्टिविटी को। और इसका काम क्या है? The Asian Productivity Organization is an international organization that aims to improve productivity in the Asia Pacific region. Its headquarter is located in Tokyo and Japan. और ये productivity it is related to work. ठीक है। पल्मेडोर अवार्ड, ठीक है, ये किसको दिया गया है? जफर पनाही। इनको ये अवार्ड दिया गया है किसके लिए? इनकी एक फिल्म थी नो बियर्स। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ और याद नहीं रखना है। और ये कैंस फिल्म फेस्टिवल का हाईएस्ट अवार्ड है, पल्मेडोर अवार्ड। किसको दिया गया है? जफर पनाही। किसके लिए? उनकी फिल्म नो बियर्स के लिए। फिर ऑपरेशन किलर, नहीं ऑपरेशन किलर नहीं है, ऑपरेशन किलर है। ये पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने, टू टेक आउट द टेररिस्ट, टू किल द टेररिस्ट, ऑपरेशन किलर। सो डेट फिक्स्ड फॉर सेलिब्रेटिंग आयुर्वेदा डे। हालांकि ये है 23 सितंबर को डेट फिक्स किया गया, लेकिन ये फिक्स किया गया मई में, इसलिए ये मई के मंथ में ये न्यूज में आया। और थीम क्या है इस साल का आयुर्वेदा डे 2025 का? आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। फिर वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसको दिया गया है? ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मरियंगला हंगरिया। हालांकि नाम में हंगरी है, हंगरिया है, लेकिन ये हैं ब्राजील के। कैसे याद रखना है? ब्राजील में अभी पीएम मोदी का विजिट हुआ है, हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल याद रखने के लिए। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है? डॉक्टर मरियंगला हंगरिया को। कहाँ के? ब्राजील के हैं। किस चीज के लिए? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए, या उसकी खोज करने के लिए। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये पटना में बिहार में हुआ है। अच्छा, खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहाँ हुआ था? घोघला बीच, घोघला बीच दीव में। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ हुआ है? ये पटना बिहार में हुआ है। महाराष्ट्र ने यहाँ टॉप किया है मेडल टैली को। और हरियाणा जो है सेकंड आया है 117 मेडल्स के साथ। और महाराष्ट्र ने ये 5 टाइम्स, ये 5वीं बार लगातार इस टेबल को टॉप किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 5वीं बार टॉप किया है ये 2025 में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? पटना बिहार में। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनियोस, यहाँ पे भारत के 86 ग्रैंड मास्टर चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? अर्जुन एरिगास। फिर पहला पहला एआई एंकर जो रीजनल लैंग्वेजेस में प्रेजेंट करेंगे करेंगे न्यूज, वो लॉन्च की गई है। क्या नाम है? अंकिता। अच्छा, ये भारत की पहली नहीं है। भारत की पहली कौन थी? सना नाम था उनका एआई एंकर, जो आज तक ने लॉन्च किया था। ये अंकिता जो है एआई एंकर, वो पहला रीजनल लैंग्वेज में लॉन्च करने वाली पहली एआई एंकर है। और किस स्टेट में लॉन्च हुई है? असम में। फिर यला ग्लेशियर, ग्लेशियर आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से जो है बहुत क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पे सबसे ज्यादा असर हो रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। येला ग्लेशियर, इसका लोकेशन कहाँ है? इन नेपाल में है। इट इज इन नेपाल। फिर अ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इसरो का 101st मिशन था, जो PSLV C61 कैरी कर रहा था, वो एक फेल हो गया है, मिस फंक्शनिंग की वजह से फेल हो गया है। और ये कैरी क्या कर रहा था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 9, ये इसको कैरी कर रहा था, ये याद रखना है। बस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट नंबर 9। फिर दोहा डायमंड लीग, ये दोहा डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा का नाम सुनते ही सब लोग समझ गए होंगे कि ये किस खेल में होता है? जेवलिन थ्रो में। और फर्स्ट टाइम नीरज चोपड़ा ने इसमें 90 मीटर का रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस किया है। हालांकि
वो सेकंड आए हैं, और जूलियन वेबर जो कि आई थिंक जर्मनी के हैं, वो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है विद 91.06 मीटर का थ्रो के साथ। ये जर्मनी है, जर्मनी के हैं ये। 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी थे, बट इनको हरा के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर डब्ल्यू एच ओ पैंडेमिक एग्रीमेंट, ये 124 मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ काम पे टाइम पे जागता नहीं है 2020 के समय। ठीक है, फिर ला प्रेसना अवार्ड अवॉर्डेड यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज। ला प्रेसना अवॉर्डेड यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, ये हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर है, ये निकारागुआ में है, और इसको यूनेस्को ने दिया है प्रेस फ्रीडम प्राइज। क्या याद रखना है? ला प्रेसना न्यूज़पेपर का नाम है, यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया है, और कहाँ, किस देश का है? निकारागुआ का। ठीक है, और इंडिया का रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, हालांकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है फोर्थ पे है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। बट अभी ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत जो आई थिंक रशिया है उसका स्पेंडिंग, मिलिट्री स्पेंडिंग इंडिया से आगे निकल गई है, तो इसकी वजह से ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है विद $75 बिलियन। अदरवाइज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में उसमें इंडिया का रैंक अभी भी फोर्थ नंबर पे है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ पे है, फर्स्ट पे कौन है? ऑब्वियसली यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, एंड फोर्थ पे इंडिया। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया गया? 11 मई को मनाया गया। किसके लिए? जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, 11 और 13 मई के आसपास किया था, उसी डेट को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। किस देश का ओवरसीज टेरिटरी है? फ्रांस का। अच्छा, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी वैसे इसके 13 या 14 वो हैं, टाइम जोन्स हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। और इसके इंडिया ने भी अपना लॉन्च किया था ग्लोबल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ग्रीन हाइड्रोजन पर इंडिया इंडिया हो या वर्ल्ड में बहुत फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर शिरू लिली फेस्टिवल, शिरू लिली फेस्टिवल, एक तो ये लोकेशन कहाँ, किस स्टेट का है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। शिरू लिली फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का। किसके लिए? टू कंजर्व द शिरू लिली एंड प्रमोट लोकल कल्चरल हेरिटेज। ये याद रखना है, शिरू लिली फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का। दैट्स ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है। फिर प्रोजेक्ट कुशा, ये इंडिया के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का पार्ट है। इंडिया एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो डेवलप कर रहा है उसका एक पार्ट है प्रोजेक्ट कुशा। और इसके अंडर में दिस विल बी इंडियाज न्यू एयर डिफेंस सिस्टम अंडर विच डीआरडीओ इज डेवलपिंग लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, ये याद रखना है, 3 टियर का सिस्टम होगा, जिसमें शॉर्टेस्ट रेंज 150 किलोमीटर का होगा, वन मीडियम 250, मैक्सिमम रेंज 350। अभी रिसेंट में जो इंडिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो है ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको सुदर्शन चक्र भी बोला जाता है। फिर जेरोसाइट, जेरोसाइट क्या है? एक येलो ब्राउन मिनरल जिसमें पोटेशियम है, आयरन है, सल्फेट है। ये मिला है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और ये है फाउंड दैट इट कुड सर्व एज अ नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक ऑन मार्स। ये इंपॉर्टेंट है, मार्स से रिलेटेड है, और ये कहाँ मिला है? जेरोसाइट गुजरात में मिला है। यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर फिर करेगुटा हिल्स, करेगुटा हिल्स कहाँ है? करेगुटा हिल्स छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ का हिल रेंज है, और ये नेचुरल ब्यूटी और बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। कैरागुटा हिल्स छत्तीसगढ़। फिर वन कंट्री वन हार्ट बीट, वन कंट्री वन हार्ट बीट, वन कंट्री वन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन ये, वन नेशन वन राशन कार्ड, और वन नेशन वन आई थिंक मोबिलिटी कार्ड, ऐसे करके पता नहीं कितने तरह के इनिशिएटिव्स हैं। उसमें एक वन कंट्री वन हार्ट बीट इनिशिएटिव भी किसने लॉन्च किया? वन कंट्री वन हार्ट बीट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वन कंट्री वन हार्ट बीट इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, प्रमोट्स द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडिया। ठीक है, एक देश और एक दिल की धड़कन, इसे याद रखना कि वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है।
इसकी एक्टिविटीज क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेशनल में भी और इंटरनेशनल लेवल में भी। ठीक है। फिर एक लास्ट न्यूज, न्यूज जो है मई 2025 का देख लेते हैं। एंगोला बना है 123rd मेंबर किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। और लॉन्च किसने किया था ये? लॉन्च किया था इंडिया अलोंग विथ फ्रांस। कब? 2015 के पेरिस डील के समय। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हालांकि ये कौन 123rd मेंबर बना है, कौन 122nd मेंबर बना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था कब? 2015 में। तो इतना ही याद रखना है। तो इसी के साथ ये मई मंथ का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग अप्रैल 2025 से करेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग इसको कवर करेंगे, जो कि हेल्पफुल रहेगा ना सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए बल्कि बीपीएससी के लिए भी। और जितने एग्जाम्स होते हैं जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर पूछता है, उस सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।